बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा दोबारा अपने यूटीपी का यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं और हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और ज़बरदस्त स्पीकर के साथ आज आपके लिए मौजूद हैं। नफ़ीस साहब जो हैं वो एनसीआर के लिए काम करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन जो है वो डिटेल में ख़ुद देंगे, लेकिन आज हमें ये थोड़ा सा वेंडर साइड ऑफ द स्टोरी बताएंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब आप किसी क्लाइंट के साथ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आपने कंसिडर करनी चाहिए, स्पेशली बॉटम लाइन, इवेंचुअली इट्स अ बिजनेस। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का दिमाग जो है इट कैन नॉट जस्ट बी अबाउट प्रोजेक्ट डिलीवरी, बिजनेस माइंडेड होना पड़ता है, थोड़ा प्रॉफिट लॉस, अपनी कॉस्ट और उसको देखना पड़ता है। तो आज आई थिंक उस तरह का हमारा इनिशियल फोकस रहेगा। बाकी आपको पता है डिस्कशन हम इवॉल्व करते हैं और जो चीज़ें निकलती जाएंगी उसमें से खुद ही निकलेंगी। तो मैं नफ़ीस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी ऑडियंस के लिए अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें एंड देन फिर हमारे साथ शेयर करें कि आज हम क्या बात करेंगे। जी नफ़ीस। Thank you, Umar, for this. I will say, first of all, I will say that it's a very nice initiative. हमें required है to have some platform like this for our new youth who wants to be in the project management department or who are already working in project management, but there are a lot of things they need to learn. My name is a big name, Mohammad Asghar Hafiz Alam Hanfi, a very long name. Everybody, whenever hears about it, and whenever I am traveling, I got a lot of jokes from immigration officers. Okay. So I have almost 17 years of experience, around more than 10 years spent in project management and program management. Currently working in NCR Corporation. Half of my experience went in Amanza Solution. So I have worked with Teradata, I have worked with GSK. So 4 or 5 organizations within this 17 years of my experience. I have seen and worked most of the time with Pakistan customers or with the customers in Gulf, and it's mostly 90% from financial sector, banking or financial institutions. So major of the कॉर्पोरेशन डेट आर वर्किंग एमएनसी सॉल्यूशन है, एनसीआर है, ये बैंक सेक्टर में बेसिक काम करते हैं। और अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस होता है फॉर कॉर्पोरेशन लाइक दिस, इट्स द फाइनेंशियल सेक्टर। और सबसे मुश्किल जो मैनेजिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है वो भी इसी फाइनेंशियल सेक्टर में होता है, क्योंकि एक तो आपको अपने पर्सपेक्टिव से देखना होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस मार्जिन देखना है, एंड फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव इन द पाकिस्तान रीजन, इन द मिडिल ईस्ट रीजन, उनका भी एक माइंडसेट होता है। और बैंकिंग में तो हर चीज जो है वो एक एक पैसे का जो होता है हिसाब जो होता है उस पर्सपेक्टिव से वो देख रहे होते हैं। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज दोज प्रोजेक्ट्स, स्पेशली जब वो ये कहते हैं कि इट्स अ फिक्स schedule project, it's a fixed price project, fixed duration project, and it's a fixed scope project, which usually not fixed. If you see that, if you continue looking after this project, they are usually not fixed scope. They tends to extend the scope, but still. So ऐसे प्रोजेक्ट्स करने में हम लोग को जो सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं कि आप किस तरह विद इन द बजट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, विद इन द टाइमलाइंस इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। सो fortunately or unfortunately, I will say that most of the time that I have done project management, I have been done in the financial sector, and I have never actually had the chance to work with a customer who is willing to work on time and material, to have a pure agile environment, to work in agile. But still we use agile in our development cycles for our internal testing. So at least how to be ready for the customer, we at least within the internal processes, we try to focus on agile. But from the customer interaction, it's mostly waterfall, traditional waterfall model with change request management and everything to cater the additional scope. ठीक है, तो नफीस साहब, सॉरी मैं इधर आपसे एक सवाल पूछता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए। अगर आप थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दें कि फिक्स्ड
कॉस्ट बजट और टाइम वाला प्रोजेक्ट वर्सेस टाइम एंड मटेरियल में कोर फर्क क्या होता है, मतलब जस्ट फॉर आवर ऑडियंसेस हाँ, नॉलेज? सबसे जो बेसिक है, फिक्स प्राइस में बेसिकली कस्टमर इज गिविंग यू अ बजट that it has to be done in $100,000, right? And he's asking a scope to be done, right? And there is a specific scope, and you have to identify how you can do it within this budget, right? Okay. Now, if we talking about time and material, then what we are telling the customer, he knows the high level scope that this I want, but he's not very much sure. Okay. And he's willing to work in a time and material. So there is a ceiling value. It's not that in time and material, you just keep on charging the customer. There is a ceiling value, right? We set up the ceiling value, but still with the times and material, you can work in iteration with the customer. You collect some of the information that is the main objective of the customer, and then you deliver something, then there's a new iteration and this and that. So in this way, you do not have to focus on how to manage the scope. Okay. Because you are not trying to restrict the scope, you're trying to not trying to manage the customer कि ये scope का part नहीं है, ये scope का part है, यार आप ये स्कोप में ऐड करेंगे तो भी हमारा बजट ऊपर हो जाएगा या ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी। ये वो सारी प्रॉब्लम जो आपको फिक्स फी में आएंगी, ठीक। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में आपको ये प्रॉब्लम नजर आएगी कि उनके कोई भी अगर प्रोजेक्ट इज अबाउट $25,000, दे विल आस्क यू दैट्स अ फिक्स प्राइस एंड वी द बजट इज फिक्स्ड। इवन अगर आप उनको बताते भी हो कि एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होगा, अगर आप कोई नया स्कोप में कोई चेंज लाएंगे तो उसको अलग से चार्ज करेंगे, बट यूजली आपको वहां से यही जो है रिस्ट्रिक्शन है कि हम अब बजट बढ़ा नहीं सकते। तो आपको बहुत केयरफुली उनको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा इसमें फिक्स फी और टाइम एंड मटेरियल में। टाइम एंड मटेरियल में अगर आप नेबर रीजन में देखेंगे तो या यूरोप रीजन में देखेंगे तो वहां कस्टमर्स अंडरस्टैंड करते हैं। मे बी इट्स अ ट्रस्ट फैक्टर, मे बी दे आर आल्सो अंडरस्टैंड द अजाइल वर्किंग, राइट। मे बी इन आवर रीजन हम लोग को इतना ट्रस्ट नहीं होता हमारे क्लाइंट्स को वेंडर्स के ऊपर, ठीक है ना, कि अगर टाइम एंड मटेरियल में होते हैं तो उनको ये लगता है कि आप जो है चीजें बढ़ा रहे हैं या ज्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि दे हैव टू पे यू फॉर द टाइम द एफर्ट दैट यू आर एंगेज इन। उनके पास ये ऐसी टेक्निकल एक्सपर्ट रिसोर्सेज नहीं होती जो कि काउंटर आपको कर सके कि आप अगर ये एफर्ट बता रहे हो तो इसमें इतनी एफर्ट नहीं लगेगी, इससे ज्यादा लगेगी, इससे कम लगेगी। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, but what I have seen is that in this region, in MEA region, Pakistan region, आपको कस्टमर जो है वो फिक्स फी पे जाएंगे and then you have to learn things from that. ठीक है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा डीप डाइव डेल्व करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इन्फॉर्म्ड क्लाइंट जिसको पता है कि एंड गोल क्या है, पोटेंशियली एक फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ भी जाएगा बिकॉज दैट से उसको बजट मिला हुआ है एंड देन काइंड ऑफ नो के आई शुडंट से काइंड ऑफ, इनफैक्ट वो काफी हद तक जानता है कि व्हाट दे वांट टू डिलीवर। लेकिन वो ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स तो फिर भी अप्लाई करती हैं इसके अंदर कि भाई आप you know they cannot just come in and say कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, मुझे डिलीवर करना है और इसी टाइम में डिलीवर कर दो। कोई एक कंस्ट्रेंट तो आपने लेनी पड़ेगी ना। तो कैसे करते हैं ये इस सिचुएशन में? आप कैसे अपने मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेज पे ही प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई ऐसी चीज साइन ऑफ ना हो जाए कि हम फंस जाएं, या फिर भाई ये लो और डिलीवर करो? This is very important. Yes, you are right. This is very important. Most of the good organization that work in this model that knows that we are in a client vendor relationship, we are working in a fixed schedule. A project manager needs to be there from the start. क्योंकि वो होगा जो आपको बताएगा कौन से रिस्क आ रहे हैं, वो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। उसको पता है कि ये प्रोडक्ट है आपका, आपने एक कस्टमर दो कस्टमर पे इसको आप डिप्लॉय कर चुके हैं, ही नोस व्हाट लेसंस वी हैव लर्नड। तो वो आपको बता सकेगा कि ये जो स्कोप कस्टमर बता रहा है आपका बजट उसके लिए नहीं है। वो जो प्राइस आपको बता रहा है और जो आपको स्कोप बता रहा है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन डिलीवर, इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे ही जो है वो एंगेज हो जाते हैं और वो फिर सेल्स और प्री सेल्स टीम को बेसिकली एजुकेट कर रहे होते हैं, इवन इफ रिक्वायर्ड हैव अ डिस्कशन विद द कस्टमर एंड इवन एजुकेट देम। समटाइम्स आप अगर बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कभी आईटी है, कभी बिजनेस है, बिजनेस में भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अपने साल का एक बजट है। अब उसमें होता है कि कभी कभार कुछ मैंडेट्स आ जाते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ से, या कभी उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उनके कंपटीटर बैंक जो है वो कोई नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर रहा है,
Now they also have to launch that product, and they realize they have already utilized 50% of their budget and the remaining is this. Now they want to complete that उस बजट में. तो वो वेंडर को पुश करेंगे कि मुझे ये चाहिए, उसको एंड रिजल्ट पता है, मुझे उसको क्या चाहिए, उसको ये भी पता है मेरे पास बजट ये. And now he tried to push the sales team to get this order book with us. ठीक है ना. अब as a implementation team, as a project manager, अगर आप उस टाइम पे नहीं है तो यूजली व्हाट हैपेंड, ऑर्डर आ गया, अब आप प्रॉब्लम. ठीक है, ऑर्डर आ गया, आपको पता चलता है कि दिस इज द ऑर्डर, राइट, प्रपोजल है, पीओ है, जो भी जिसके स्कोप बना हुआ है, स्कोप डॉक्यूमेंट बना हुआ है, एंड देन यू हैव टू मैनेज कि अब इसको किस तरह करना है विद इन दिस बजट जो आपके पास है, और आपको पता है कि स्कोप इससे ज्यादा है. तो सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि अब इसके अंदर कोई बफर तो है नहीं, आप ऑलरेडी माइनस में. ठीक है, यू इन्फॉर्म योर इंटरनल टीम्स. डिसीजन कभी बार हम इसलिए भी ऐसे लेते हैं, सेल्स टीम भी ऐसे डिसीजन ऐसे लेती है, इवन प्रोजेक्ट मैनेजर भी इन्वॉल्व होता है, तो भी डिसीजन लेता है कि कस्टमर इंपॉर्टेंट है. सही, राइट, इट इज वन ऑफ योर मेजर कस्टमर. सो अब आपको ये भी आइडिया कि हाँ उनका बजट कम है लेकिन वी हैव टू डिलीवर समथिंग. तो कहीं ना कहीं से आपको फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में और ज्यादा स्ट्रिक्टली आपको हर चीज को फॉलो करना होता है. और बेसिकली मैं कुछ इस तरह कहूंगा कि मैं कुछ टिप्स दे सकता हूं, जैसे कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जो चीजें मैंने देखी हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूजली नहीं देखते और नहीं करते, और खासतौर पे इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में आपको इट्स वेरी रिक्वायर्ड. लाइक वो जो है आपके स्टार्टअप में आप कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करते हैं. मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर देखा है, आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, सो आई डजंट हैव टू रिव्यू दिस सॉल्यूशन और डिजाइन और व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग. वो टेक्निकल सॉल्यूशन वाले टेक्निकल लीड या जो इम्प्लीमेंटेशन लीड है ये वो देखेगा. इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट फॉर मी. यस आई नो, आई हैव पीएमपी एंड आई नो कि जब आप वो पढ़ने जाते हैं, और उससे पहले भी जब मैंने पढ़ा था तो कहा जाता है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अपनी डोमेन का एक्सपर्ट होना चाहिए. वो आज अगर एक सिविल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट देख रहा है तो कल वो आईटी का प्रोजेक्ट भी देख सकता है. बट जिस दिन से मुझे इंफॉर्मेशन भी पता है, लेकिन आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद दिस, और इसीलिए इन्वॉल्वमेंट हो रही है, नए रोल्स आ रहे हैं. तो फॉर मी अ प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड इट्स डोमेन, जिस डोमेन में वो काम कर रहा है, बहुत जरूरी है. ठीक है, he needs to review these documents, चाहे वो स्कोप ऑफ वर्क हो, प्रपोजल हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको रिव्यू करें. उसको इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की जो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं आप, उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि रियली इट इज पॉसिबल और नॉट. yes you will have the technical lead. It's not that you will be doing the job of technical lead, but as a project manager it is very required from you. फिर आप उसको रिव्यू करते हैं, उसमें से assumptions निकालते हैं, open questions निकालते हैं, कोई चीज ambiguous है, कोई चीज contradict कर रही है, ठीक है, उन चीजों को आप निकालते हैं. कुछ issues देख रहे हैं, कोई risk आपको नजर आ रहा है, वो सब आप highlight करते हैं, सब आप उसको note down करते हैं. And all this has to be done before an internal kickoff. Right. मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर को देखा है कि वो इंटरनल किक ऑफ में होता है क्या, 10 मिनट की कॉल होती है, तो सबको बुलाते हैं, टेक्निकल लीड आता है, एक सेल्स आता है, एक प्रीसेल आता है, अच्छा भाई ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, टिक बॉक्स. रॉन्ग. यस, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग. इंटरनल किक ऑफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि वो उसमें ये अंडरस्टैंड करेगा मेरा बजट है क्या, सेल्स या प्री सेल्स ने एक्चुअली कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या रखी है, क्या कमिट किया हुआ है, जो कि शायद कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हो. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. कस्टमर अगर नया है तो उसको ओवरव्यू दो, कस्टमर को समझें कि कस्टमर है क्या, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्यों उसने ये प्रोजेक्ट करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, वो बिजनेस वैल्यू जिसके लिए वो प्रोजेक्ट कर रहा है. अगर आप ये सब चीजें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट, बिकॉज आप कस्टमर को बेसिकली संभाल ही नहीं पाएंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट मैनेजर को अंडरस्टैंड करना लाजिम होती है. और जब आप ये सब कुछ नॉलेज हासिल कर लेते हैं, उसके बाद यू डू अ कस्टमर किक ऑफ. यू डू नॉट डू कस्टमर किक ऑफ बिफोर दैट, ताकि जब आप कस्टमर किक ऑफ में जाए, याद रखिएगा कस्टमर किक ऑफ में मोस्टली वो सारे स्टेक होल्डर बैठे होंगे कस्टमर की टेबल पे, जो आपको शायद अगली दफा प्रोजेक्ट में एक टेबल पे लाना मुश्किल होगा. Subject project sponsor and everyone ahead of the business department, this and that, CIO. This is the only you can opportunity you have to highlight everything to them, so they know
फ्रॉम द स्टार्ट कि अगर प्रोजेक्ट में कोई एम्बिग्युइटी है, कोई ऐसा आइटम है, कोई चीज है जो कि नहीं डिलीवर हो सकती, या जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन अगर कोई हाई लेवल दी गई थी वो चेंज होगी, क्यों होगी, प्रॉपर रीजन के साथ आप उनको बताएं। लोग डरते हैं, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर्स देखे, नहीं सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी रिलेशन मुझे बनानी है, मैं इसमें नहीं करूंगा, मैं आगे जाके करूंगा। वो आगे कभी टाइम नहीं आएगा, आप फिर मिड प्रोजेक्ट में जाके फंस जाएंगे, एस्केलेशंस होंगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज एनीथिंग। और आई थिंक सॉरी मैं एक इसमें पॉइंट आप ऐड कर दूं कि जो रिस्क होता है वो एक्चुअली शेयर्ड होता है। मतलब अगर सिर्फ आपका रिस्क थोड़ा है, मतलब आप बताएंगे नहीं तो उनको कैसे ख्याल आएगा कि भाई मुझे ये वही तो, आप रिस्क शेयर ही, अगर आप कस्टमर की कॉल देखें उसमें रिस्क का कोई आइटम ही नहीं होता। अगर होगा वो ऐसा, ये बस ये 3-4 रिस्क है, ये कुछ नहीं है, ये तो हम देख लेंगे। दिस इज नॉट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द आपका ये प्लेटफॉर्म है जिसपे आप उसको यूटिलाइज करें प्रॉपर्ली कस्टमर को बताएं क्या रिस्क है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दिस प्रोजेक्ट। It's not possible how good your project manager is, how good your team is. You cannot deliver a successful project if the customer is not going to do what is his responsibilities. उसने हार्डवेयर प्रोवाइड करना है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है, उसने टेस्टिंग करनी है, प्रोविजंस देने हैं, रिसोर्स के लिए आपकी कोई स्पेस देनी है। All this information needs to be there in the customer kickoff की, ताकि वो जो सारे stakeholder हैं, customer के main stakeholders, they understand from first go कि अच्छा मुझे ये है, मेरी responsibility, this is my responsibility. जब आप ये क्लियर पहले दिन से करेंगे ना, तो उसके बाद जब भी कोई चीज डिले आएगा और आप बताएंगे कि ये नहीं हो रहा, they will know that yes I saw that in the customer kickoff, I saw that yes he explained me this. And that is why this is the most important items. आप प्रोजेक्ट में देखेंगे, ये अगर होगा भी एक स्लाइड होगी और उसमें बस ऐसी सर ये है, ये तो आपकी नॉर्मल कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो करके पढ़ के आगे निकल जाएंगे। should not be doing this. और आई थिंक सही बैलेंस फाइंड करना भी जरूरी है। मतलब ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू हैव हाफ योर स्लाइड पैक जस्ट टॉकिंग अबाउट रिस्क। मतलब फिर तो ये होगा कि आपने सारी अपनी कवर योर, वो कहते हैं ना कि आपने अपने सारे ट्रैक्स कवर कर। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी में जा रहे हैं। इट्स नॉट, इट्स जस्ट दैट यू हाइलाइटिंग व्हाट इज देयर, राइट, and what are the important things, what are the important risks, what are the important responsibilities that can really impact the project. चाहे वो स्कोप हो, टाइम हो, और यार आपको एडिशनल कॉस्ट पड़े, whatever it is. Third most important is change management process. I think it is very important, especially as a new customer, आप उसको डिफाइन करें आपका चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या ऑर्गेनाइजेशन में। चेंज मैनेजमेंट अगर होगा क्यों, कैसे होगा, और अगर होगा तो उसके लिए किस किस्म का इम्पैक्ट आएगा, स्कोप का आएगा, कॉस्ट का आएगा, एडिशनल बजट उनको देना पड़ेगा, कस्टमर को एलोकेट करना पड़ेगा, ये भी उनको एक्सप्लेन करें। नहीं करते हम एक डॉक्यूमेंट में लिख दें, सर वो चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप देखिएगा, जब आएगा तो देख लेंगे, और जब वो आता है तो उस टाइम पे सारी उसके अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो इवन मैं तो ये भी कहता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर को, यू डू नॉट हैव टू डू अ सिंगल कस्टमर किक ऑफ, यू कैन ब्रेक दोस किक ऑफ इनटू डिफरेंट मीटिंग्स, बट इट्स वेरी एसेंशियल कि शुरू की मीटिंग्स में तो आपको स्टेक होल्डर्स मिलेंगे, बाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बाद में वो एस्केलेशन मीटिंग में होंगे और जिसमें वो सुनना नहीं चाहते, उसमें वो कहते हैं आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है ना, तो वो उस वक्त आपको प्रॉब्लम होगी कि कैसे आप उसको हैंडल करो। तो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स दैट प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो यूजुअली नहीं देखते, जो उनको देखना चाहिए कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आफ्टर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट factor for the project manager internally is to review the budget now. Kick off कर चुका है internal kick off, he has done the external kick off, he knows what is happening, now he has to review the budget that is given to him. अब आपको बजट मिला हुआ है, अब आपने देखा मैंने इस बजट में दे सकता हूँ मैं, can we deliver this, if not raise flags right now to your internal management कि सर ये reasons हैं, ये आपने स्कोप रखा था, ये बजट था, it's not possible। ठीक है, आप कस्टमर के पास तो अब नहीं जा सकते, अवार्ड हो चुका है पूजा, आप इसको सीआर भी बन। हाँ सॉरी नफीस, लेकिन अब थोड़ा लेट नहीं हो गया अगर आप कस्टमर से किक ऑफ कर चुके हैं और अब आप बजट देख रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो अब तो आप वापस ही जा सकते हैं, ये तो थोड़ा लेट हो गया। नहीं अब टाइम एंड मटेरियल इज अ डिफरेंट, अब आप फिक्स फी में आ रहे हैं,
ठीक है। कस्टमर ने आपको जो स्कोप दिया था वो सेल्स के थ्रू अवार्ड हो चुका, सेल्स ने पिच कर दिया। अब ओके। सेल्स ने अब कमिटमेंट दे दिया, आप कस्टमर कहेंगे सर अब कमिटमेंट तो दे दिया, पैसे आपको और देने पड़ेंगे। ओहो। कोई कस्टमर नहीं मानेगा इस चीज ऑफ को। कोर्स, ऑफ कोर्स। ये जो रिव्यू बजट की बात कर रहा हूँ, जो ये देखें, वो जो एक होता है ना इनिशियली बजट को रिव्यू करना, मैंने कहा था ना इंटरनल किक ऑफ में आप बजट रिव्यू करते हो, जी जी वो जी। तो आपने उस वक्त देख लिया उस था। वक्त कर उस लिया। वक्त अगर आपको कोई चीज ऐसी नजर आई तो वो आप कस्टमर को देखोगे। अब जो आप रिव्यू बजट कर रहे हो, ये वाला मिस करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। फर्स्ट टाइम वाला तो करता है, इंटरनल किक ऑफ में जो रिव्यू बजट करता है, अच्छा ये मुझे देना है, ये मेरा बजट है, इसमें अगर कोई चीज आगे पीछे नजर आती है तो मैं पहले इंटरनल अपने मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा कि कस्टमर को बताना चाहिए, ये देन अदर या हमें एब्सॉर्ब करना होगा। ठीक है ना, वो डिसीजन उस टाइम पे हो जाता है, आप कस्टमर किक ऑफ पे जा रहे होते हैं। ठीक। ये जो सेकंड रिव्यू है, जिस कस्टमर किक ऑफ करके आ जाते हैं, अब आपको एक रियलिटी पता चल चुकी है कस्टमर कहाँ खड़ा हो, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और कस्टमर किसके ऊपर अब जो है वो ये नहीं कहेगा सॉरी ये कमिटमेंट थी, अब आपने डिलीवर करनी है, अब आप देखेंगे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। दिस सेकंड रिव्यू is usually not done by project managers. This is very important right now. क्योंकि अब आप जब टेक्निकल लीड सब इंफॉर्मेशन गैदर कर चुका था, तो वो एक दफा फिर से आपको एक एफर्ट बताता है कि ये एफर्ट थी प्रीसेल के वक्त, ये एफर्ट थी इंटरनल किक ऑफ के वक्त, ये एफर्ट है एक्सटर्नल किक ऑफ के वक्त। नाउ यू हैव टू सी, अच्छा क्लैरिटी आ अब गई नहीं है, हो सकता। मतलब अब ज्यादा क्लैरिटी आ गई है तो। हाँ, ज्यादा क्लैरिटी आ गई, और अब आप कस्टमर के पास बिल्कुल नहीं जा सकते, आपने सिर्फ मैनेजमेंट से पास जाना है कि आप करना क्या है, और मैनेजमेंट रिजर्व से आपको रिजर्व लेने होंगे। आई हैव डन वेरी बिग प्रोजेक्ट्स, अराउंड $1 million प्रोजेक्ट, जिसमें ये प्रॉब्लम आई, एंड वी गॉट द मैनेजमेंट रिजर्व फ्रॉम दिस। ओके। ठीक है, तो अगर वो मैंने रिव्यू ना किया होता तो देन वी वुड हैव मिस्ड इट, और वो कहीं जाके हम आगे जाके कहीं नेगेटिव फंसते फिर, कि हाँ ये फिर बजट में क्यों जा रहे हैं हम नेगेटिव में। हाँ डूब रहा है सो भैया तो प्रोजेक्ट। हाँ। सो यू हैव टू डू दिस। इसके अलावा मैं अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को कहूंगा कि एक और आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन एंड एस्केलेशन प्लान। नाउ सर मुझे पता है ये कस्टमर है, ये जो है ना मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये उनका प्रोजेक्ट मैनेजर, बस ये है कम्युनिकेशन में उनसे बातें कर रहा हूँ, दिस इज नॉट राइट। अगर आप कोई भी लिटरेचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप ले लें, communication is very important. You need to know what are external stakeholders, who are internal stakeholders, and what needs to be informed to everyone, and when, what frequency होगी, क्या information किसको देनी है, ये आपका प्लान प्रॉपर बनाओ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप मिस करते हो। वीक के एंड पे आपने कुछ स्टेटस रिपोर्ट्स भेज दी, ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है, आप सिंपल एक स्टेटस रिपोर्ट इंटरनल दे दोगे, एक एक्सटर्नल रिपोर्ट उनको कस्टमर को दे दोगे, एंड दैट्स इट। नो, देयर इज अ चांस आप कभी भी वीकली रिपोर्ट स्पॉन्सर को नहीं भेज रहे हो, कस्टमर को, ना इंटरनल स्पॉन्सर को भेज रहे हो, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव्स हैं। ठीक है, तो आपके पास ये कम्युनिकेशन प्लान में होता है ही नहीं, अगर कहीं लिखा हुआ कि आपने उनको मंथली क्या भेजना है और क्या सेंड करना है, आप मिस करोगे। मैंने देखा है मिस करते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा जिसको याद रहता हो। वो वीकली रिपोर्ट तो याद रहती है, और वो डिफरेंट चीजें जो है उनको वो नहीं आती, इसलिए कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए। एंड एवरी वीक आप देखें कि आप कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे हो उसके अंदर। एस्केलेशन प्लान होना चाहिए, एस्केलेशन आएंगे, मैंने आपको जैसे बताया कि फिक्स फी है, कस्टमर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने उन्हीं पैसों में जो उसकी मैनेजमेंट में उसको अप्रूव किया है, उसमें उसने डिलीवर करवाना है प्रोजेक्ट। ठीक है, वो जो है वो आपको एडिशनल जो है वो पैसे देने की बिल्कुल राजी नहीं होगा। ठीक है, तो एस्केलेशंस आएंगी, उसमें एस्केलेशंस आएंगी, डिलेज होंगे, अगर आपने कस्टमर को रिस्पांसिबिलिटी सही तरह नहीं बताई, तो एट द एंड टाइम आप कहते हैं कि यार मुझे एक सर्वर चाहिए, मैंने वहां जाके आपके मशीन पे ये डिप्लॉय करने सर्वर की ये स्पेक्स होंगी, प्रोजेक्ट मैनेजर कस्टमर का कहेगा आपने मुझे बताया नहीं था, अब मैं कहां से आपको लाके दूं, ये तो मुझे आईटी के पास जाना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट के पास जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा। अब ये डिले जो है ना, कस्टमर सारा का सारा डिले आप पे डालेगा, आपने टाइम नहीं बताया, ये एस्केलेशन आएंगी। तो एस्केलेशन के लिए, डिफरेंट एस्केलेशंस के लिए आप क्या प्लान्स होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। कस्टमर को ये भी बताना कि भाई एस्केलेशन, आपने एस्केलेशन हायरार्की क्या है, इंटरनल हमारी क्या है, आपकी एस्केलेशन हायरार्की क्या है, किस चीज की एस्केलेशन किसको जानी है। आप देखेंगे कस्टमर्स नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिंपल एस्केलेशन हायरार्की रखते हैं कि सर मैं नहीं करूंगा तो मेरे बॉस को दे देना, सर उसको दे देना, इसको दे देना, कस्टमर में भी ऐसे होगा, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। मोस्टली व्हाट, क्यों कस्टमर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको अगर देखूं, आईटी एंड बिजनेस स्पेशली इन बैंक्स,
आईटी एंड बिजनेस की एस्केलेशन, अगर आप बिजनेस की आईटी में कर रहे हो, आईटी की बिजनेस कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। ठीक ठीक। डोंट डू दिस। प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं नहीं काम नहीं होता, डोंट डू हम्म, दिस, दिस इज नॉट राइट। आप क्रॉस एस्केलेशंस ना करें। क्रॉस एस्केलेशन सिर्फ स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग में जब दोनों के हेड्स बैठे होते हैं ना, जब होती है डिस्कस। ठीक। आप उसके नीचे लेवल पे अगर आप क्रॉस करेंगे ये, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्योंकि बेसिकली होता ही है कि अगर बिजनेस का प्रोजेक्ट है और आपने आईटी की एस्केलेशन बिजनेस को कर दी, तो वहां फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आपने आईटी के साथ काम कर। आप इंटरनल उनके उसमें आप पॉलिटिक्स नहीं क्रिएट करें। आप एग्जैक्टली। बेसिकली क्या करते हैं, पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं। हाँ डोंट डू बिल्कुल। दिस। आप आईटी में जो उनकी एस्केलेशन हायरार्की, आप उस पे जाके बात करें। ठीक जब वो एग्जॉस्ट हो जाए, नथिंग इज हैपनिंग, देन गो टू द अदर साइड। ठीक। और उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी कॉल होती है। एग्जैक्टली, वो आप फिर आपने रखा बिजनेस हुआ है। हेड और आईटी हेड को बुलाते हैं कि प्लीज ये मसला है, इसको आप हल करवाएं, वरना प्रोजेक्ट आगे नहीं जा रहा। इसी तरह अगर आईटी का प्रोजेक्ट, क्योंकि कई बार आईटी का बजट होता है, आईटी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं, तो बिजनेस को होता है यार अपग्रेड नहीं करो, मेरा सब कुछ सही चल रहा हाँ ठीक ठीक। है। टिपिकल टिपिकल तो हाँ। वहां अच्छा, उनके यूएटी हमेशा बिजनेस ने करनी है, वो आएंगे नहीं करने। ये एक और प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। ये एक और वजह है, मैं आपसे कहूँ कि अजाइल हम लोग क्यों नहीं जाते, क्योंकि अजाइल में आपकी पूरी टीम तो डिलीवर कर सकती है कंटिन्यूसली। लेकिन बैंक में क्या होता है कि बैंक में आपने कभी देखा है कि एक रिसोर्स सिर्फ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन के लिए? नॉर्मली होता क्या है, आईटी ऑपरेशन की टीम का कोई बंदा आपको हफ्ते में 10 घंटे दे रहा है टेस्टिंग के, या सही। बिजनेस टीम का बंदा 10 घंटे दे रहा है टेस्टिंग के लिए, तो वो कंटिन्यूसली इस तरह टेस्टिंग नहीं कर सकते, वरना आपका प्रोजेक्ट डिले होगा। अजाइल में आप जो जिस चीज को जो कवर करना प्लान है चाह रहे हो हाँ। वो डिले होगा। ये भी एक वजह है कि आप अजाइल पे जा नहीं पाते, जा नहीं पा रहे। क्योंकि उनकी रिसोर्सेस इस तरह अलाइन नहीं होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को आपको देखना होता है कि कौन सी प्रैक्टिस कहाँ हो सकती है। मे बी इन म्यांमार इट्स वेरी पॉसिबल, बट इफ यू सी द पाकिस्तान एंड अमिया कल्चर, आप इस तरह नहीं कर सकते। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है वो ज्यादा प्रोफेशनल हो, इस पर्सपेक्टिव से वो हाँ, ज्यादा उन्होंने रिसोर्स एजुकेटेड हो, वो एलोकेशंस ना इस की तरह हुई। ही रिसोल्व करते हो। बिल्कुल, हम्म, उनके पास रिसोर्सेज भी हो, वो अंडरस्टैंड करते हो कि प्रोजेक्ट के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट के ही रिसोर्सेज हो। नॉर्मली बैंक्स में आपको ऐसा नहीं होता, और नहीं ऐसा होता। नहीं है कि वो प्रोफेशनल, इट्स जस्ट दे डू नॉट हैव द टाइम, दे आर हायर फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, सही तो सही। वो सारी चीजें आपको देखनी होती जो कि इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उनको ये भी पता होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इससे पहले 2 3 4 इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है डिफरेंट जगहों पे, उसके लेसन्स लर्न है। आप उसको रिव्यू करो, आप उसको देखो, देखो तो प्रॉब्लम्स क्या आई थी दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। हो सकता है आपको आ जाए, हो सकता है कोई आपका जो उसका एनवायरनमेंट है जो उस वो सिमिलर हो, उसको कोई फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है वो विंडोज बेस भी है, लिनक्स बेस भी है, यूनिक्स बेस भी है, लेकिन अब तक इम्प्लीमेंटेशन लिनक्स की एक ही हुई है। ठीक है, एंड यू आर डूइंग अ सेकंड इम्प्लीमेंटेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो एंड सी कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, कोई लेसन लर्न उन्होंने अपने मेंशन तो नहीं किए हुए प्रोजेक्ट्स में, को देखें आप, बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट में यूजली क्या तो लेसन लर्न जिसने किया होता प्रोजेक्ट उसने नहीं लिखे होते, या तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को देखते हैं कि आएगा तो देख लेंगे, मेरे पास वही रिसोर्स है जो वहां काम कर रही थी, तो खुद ही हैंडल कर लेंगी। मैं बल्कि एग्जाम्पल बताऊं, मेरे पास ऐसा हुआ है कि हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, नॉट इन एनसीआर, वाज प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो सेम इम्प्लीमेंटेशन थी, अनफॉर्चुनेटली कोई लेसन लिखे नहीं गए थे कहीं, तो इधर उधर से पूछा कि क्या हो सकता है, अच्छा भाई काम हुआ है, एक इशू आया, इशू अब रिजॉल्व नहीं हो रहा, एस्केलेशन हो गई, एस्केलेशन पे एस्केलेशन हो रही है। बाद में एक रिसोर्स जिसने उसी टाइप का एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया था, वो आउटसाइड पाकिस्तान था, वो आया हुआ था वापस, एंड ऐसे डिस्कशन हो रही थी, उसने कहा यार ये कैसे प्रॉब्लम आ गई, तुमने कैसे किया, ये तो बहुत आसान, ये तो है, ये तो ये करें आप हो जाएगा। अच्छा। And everybody like for 3 weeks we were not able to find any solution. There was जवाब मिला। escalation और यहाँ solution मौजूद है, ये प्रॉब्लम उनको भी आई थी। सही। तो लेसन्स लर्न लिखना और उनको डॉक्यूमेंट पढ़ना दोनों जरूरी है। ठीक। ठीक है, हम ये कहते तो हैं कि एक ओवरहेड है, लेकिन ये बहुत जरूरी ओवरहेड है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के प्रिंसिपल में आता है ना कि आप बिल्कुल कैसे कैसे उसको इंप्रूव करेंगे, अनलेस डॉक्यूमेंट ना हो, लर्निंग ना हो एक दूसरे से। इवन आपके प्रोसेस इसके थ्रू जो है इंप्रूव हो रहे होते हैं। आपने एक प्रोसेस बनाया हुआ है, हर
ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट आई हैव वर्क विद, उनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोसेस नहीं है, उनके प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी जो है इवॉल्व होंगे। हम इंसान ही तो लिख रहे हैं, चेंजेस आएंगी, कोई भी 100% सही चीज नहीं लिख सकता। और खासतौर पे जब आप कस्टमाइज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हो तो उसमें तो आपको बहुत कुछ लर्न करना होता है, और आपको बहुत जेनरिक प्रोसेसेस को शायद आप फॉलो ही नहीं कर सकते। आपको उसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो कैपेबिलिटीज रखनी होती है प्रोसेस में, कि अगर इस टाइप का प्रोजेक्ट है, इस किस्म का कस्टमर है, ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो आप इस तरह उसको जो है वो इस प्रोसेस को लेके चले। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए, जो कि हम नॉर्मली आप जो है नहीं जानते। इवन प्रोजेक्ट मैनेजर्स मैंने सुने हैं कि वो कहते हैं कि भाई प्रोसेस लिखना मेरा काम नहीं है, वो तो एक पीएमओ का अलग डिपार्टमेंट है, वो लिखता है। वो डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट नहीं संभालता, वो कस्टमर को फेस नहीं करता। यू आर द वन हु इज फेसिंग द कस्टमर, राइट? यू आर द वन हु इज इंटरेक्टिंग विद द इंटरनल टीम्स हु आर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है ना? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बताएंगे तो प्रोसेस सही होगा ना, आप नहीं बताएंगे प्रोसेस सही नहीं होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंस आपके लिए, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना कि अगला प्रोजेक्ट में किसी और का भला हो। तो बिल्कुल अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का काम ही होता है कि प्रोसेस, मैं एनसीएल का कहूँ, वी कंटिन्यूअसली इवॉल्व आवर प्रोसेसेस, जो है हम डिफरेंट प्रोसेसेस को हम इसको इवैल्यूएट करते रहे। हम मल्टीपल सर्विस विद इन द प्रोजेक्ट, वी डू मल्टीपल सर्विस विद द कस्टमर। व्हेन वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट वी डू अ सर्वे कि किक ऑफ हो गया, कस्टमर को कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम फेस हुई, कस्टमर कोई प्रॉब्लम है वो बता दे, देन वी विल हैव अ प्लान फॉर दैट, उसको हम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को। इस इज एग्जीक्यूशन में मल्टीपल उसके जो है सर्वेज होते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइव हो गया प्रोजेक्ट, पायलट हो गया, उसके बाद भी सर्वे होते हैं, पोस्ट लाइफ में सर्वे होते हैं। दीज ऑल सर्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप क्या मिस कर रहे हो, या ये पता चलता है कि कस्टमर को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जरूरी नहीं कोई इश्यूज हो, बहुत दफा होता है नया प्रोडक्ट आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक में जो फाइनेंशियल स्विच होता है, सही है, इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट इफ यू आर डूइंग अ माइग्रेशन ऑफ दिस, राइट? और आप एक स्विच जो 10 साल से एक उनकी टीम इस्तेमाल कर रही है, उसके बाद एक नया फाइनेंशियल स्विच इंप्लीमेंट करते हैं, इट्स नॉट इजी फॉर देम टू हैंडल दैट। तो उनके कंसर्न्स आएंगे, और आप भी उससे लर्न करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपने कस्टमर को फिर कैसे एजुकेट करना है, कस्टमर को ट्रेन कैसे करना है। शायद हमारा जो ट्रेनिंग करिकुलम है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, कि कस्टमर जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो एनफ नहीं है, वी नीड टू चेंज दैट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजर ही को बेसिकली डिलीवर करने होते हैं, बताने होते हैं इंटरनली। इट्स नॉट ही इज जस्ट मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट, he also need to see what other factors that basically creates problem for his delivery. He has to make sure that they are corrected, because it's not that you are managing one project, उसके बाद दूसरा भी तो प्रोजेक्ट है। एग्जैक्टली। अच्छा नफीसा, एक क्वेश्चन में जहन में सुई अटकी हुई थी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चेंज मैनेजमेंट एंड कॉस्ट को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहा था कि फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स स्कोप और फिक्स टाइमलाइन वाला आपका एक्सपीरियंस सारा उसके अंदर है, तो उसमें चेंज मैनेजमेंट का किस तरह मतलब बफर रखा जाए, या कॉन्ट्रैक्चुअली वो टाइम एंड मटेरियल हो जाए। मतलब मेरे जहन में ये चल रहा है कि किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब यू आर द वेंडर, यस प्रोटेक्ट किया जाए कि भाई बफर भी रहे और ऐसा भी ना हो कि कॉस्ट बहुत बढ़ जाए। इसके ऊपर कोई नौशी डालें? ओके, सो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने कस्टमर जो थे वो, उन्होंने बेसिकली मुझसे कहा कि एक चेंज आई, अब एक स्कोप में डिफरेंस आया, ठीक है? तो उस पर कस्टमर ने कहा कि हमने उनको चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट दिया, जिसमें हमने कहा कि आप एडिशनल आइटम मांग रहे हैं, इसकी ये एफर्ट होगी, ये डिलीवरी टाइमलाइन होगा, और ये कॉस्ट होगी। एंड द सीईओ ऑफ द कंपनी कॉल्ड मी एंड सेड, यार तुम्हें पता है ना कि हम सारी रिक्वायरमेंट थोड़ी दे सकते हैं, तो ये बफर रखना चाहिए था आपको। सो राइट, he is right, but the thing is it's also unfair if I keeping buffers like this in my budget. Actually what I am doing, I am charging customer for something that is may happen or may not happen, exactly right? So at the end अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट नहीं आई, फॉर एग्जांपल अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट नहीं आती तो मैं क्या पैसे वापस करूंगा? तो इट्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है कि हम ऐसे नहीं कर सकते। एक कंटिजेंसी जरूर होती है, we have a contingency,
वी आल्सो हैव अ मेजर कि हमारे पास किस किस्म की जो चेंज है वो किस किस्म का इम्पैक्ट है, किस किस्म का उसकी कॉस्ट आ रही है जिसको हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी अदर बफर्स। हम चेंज रिक्वेस्ट का ऐसा कोई बफर नहीं रख सकते बिकॉज इट इज नॉट राइट टू चार्ज अ कस्टमर फॉर दिस। इसीलिए मैंने कहा था कि कस्टमर किक ऑफ में आप कस्टमर को बड़ा समझाएं कि चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या, क्यों अकर होगा, कैसे अकर होगा, फिर हो उसके लिए करना क्या होगा, क्यों बजट आपका बढ़ेगा, उसके लिए उनको वहां समझाना कि सर आज अगर आपने कोई रिजर्व नहीं रखा तो उसको आज ही 25%, 10% डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट आप ये बफर अप्रूव करवा लें। दैट्स द इंपॉर्टेंस rather than putting this buffer inside your brain। आप बजट बढ़ा रहे हो, आप बेसिकली प्राइस बढ़ा रहे हो अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है, और वो गलत है। कस्टमर को आप बिला वजह किसी चीज को चार्ज करें जो कि आपको नहीं पता कि आएगी या नहीं आएगी। तो इट्स बेटर यू एजुकेट द कस्टमर दैट दे शुड बिल्ड द रिजर्व, गेट इट अप्रूव, नहीं यूज हुआ ठीक है, किसी और काम में यूज कर लेंगे, वो वापस हो जाएगा। लेकिन ये गलत है कि आप खुद उसके पास रख ले अपने पास। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है कि चेंज मैनेजमेंट को टाइम एंड मटेरियल पे अग्री कर लें और ओवरऑल उसको मतलब चेंज कंटीजेंसी को टाइम एंड मटेरियल, ऐसा होता है या सिर्फ मेरे जहन में ख्याल? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली हम इस पे ऑप्शन देते हैं कस्टमर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस समय एक स्पेसिफिक चेंज है जो कि स्पेसिफिक है कि यही है बस, दैट्स द थिंग, तो इट्स अ फिक्स कॉस्ट नॉर्मली, आसान होता है उसको कस्टमर को अप्रूव करवाना भी आसान होता है विद इन हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जहां कस्टमर को एकदम ख्याल है कि यार मुझे इस किस्म का फीचर चाहिए बट ही इज नॉट श्योर एंड वी सी कि ये इवॉल्व होगा विद टाइम, ओके, एंड ये कॉस्ट ना तो हम इस टाइम पे फिक्स कर सकते हैं और ना वो स्कोप बता रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। कस्टमर कहता है देखो मैंने हाई लेवल स्कोप बताए, हाई लेवल रिक्वायरमेंट बता दी है, ये मुझे चाहिए, मुझे इसकी फिक्स कॉस्ट दे दो। ओके हाँ, मुझे कहते हैं सर ये पॉसिबल नहीं होगा, आप ऐसा करो कि इसकी एक सीलिंग वैल्यू रख के हम काम शुरू करते हैं और जो एफर्ट लगेगी, और काम करने से पहले हम आपको एफर्ट बताएंगे, एफर्ट को एग्री करेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट है, एफर्ट को एग्री करेंगे, जब एग्री कर लेंगे देन वी विल स्टार्ट वर्क। तो यस इट इज पॉसिबल। मैंने कहा ना कि अजाइल आप यूज कर सकते हैं, अजाइल की मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हैं विद इन योर वाटरफॉल मॉडल, बट यू हैव टू सी वेयर इट फिट्स। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब एक बाहर से आपने वो गार्ड रेल यूज होता है ना टर्म एजाइल के अंदर, आपने एक वो बाउंड्रीज बना ली, उसके अंदर फिर आप एजाइल कर रहे हैं एक तरह से और कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अनसर्टेनिटी तो है ना नफीस, मतलब इन रियलिटी हर प्रोजेक्ट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, तो उसको आप ठीक है, जबरदस्त। आई थिंक नफीस थोड़ा कंक्लूजन समरी की तरफ चलते हैं। आपने आज हमारे साथ इंटरेस्टिंग एंगल टच किया, लोगों को भी फायदा हुआ होगा कि वेंडर साइड से फिक्स्ड कॉस्ट जो कि यूजुअली फाइनेंशियल सेक्टर में जिस तरह आपने बात की कि उसमें यूज होता है, तो आपको एक बजट मिला हुआ है और काफी दफा सेल्स अग्री कर लेती है और फिर उसके बाद डिलीवरी की बात आती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एक डिलेमा है। आइडियल तो आपने मेंशन किया तो वो भी रिपीट कर लेते हैं कि आइडियल तो है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्ट्रैक्चुअल फेज में इन्वॉल्व हो, मतलब वो एजुकेट कर सके अपनी सेल्स टीम को भी और कस्टमर को कि भाई रियलिटीज ये हैं और आगे ये हो सकता है, तो लेट्स प्रोटेक्ट बोथ कंपनीज, मतलब वी डोंट आई थिंक इंटरेस्ट है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, दोनों कंपनीज का इंटरेस्ट है, तो आइडियल तो ये है। लेकिन रियलिस्टिकली बहुत दफा ऐसा होता है कि अग्री हो गया और फिर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास बात आई, तो फिर जो टूल आप यूज करते हैं वो है रिस्क हाईलाइट करना, कि आप इंटरनल किक ऑफ के अंदर जो है उसको रिव्यू कर लें, अपनी टीम से भी आप इनपुट्स ले लें कि भाई आप कहाँ रिस्क देख रहे हो, अग्री तो हो गया है लेकिन एटलीस्ट कस्टमर किक ऑफ में हम हाईलाइट कर सकें कि भाई ये मसले हम देख रहे हैं एंड लेट्स सी यू नो हाउ वी कैन, एटलीस्ट हमने आपको बताया। उसके बाद फिर एक्सटर्नल किक ऑफ जिसमें कस्टमर को फेस किया जाता है, और आपने बहुत अच्छी बात की कि ये प्रॉब्ली वो एक मीटिंग है जिसमें सारे सीनियर स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, तो यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ सेट द स्टेज एंड ऑल्सो हाईलाइट के भाई ये चीजें आपसे एक्सपेक्टेशन है, ये चीज हमसे एक्सपेक्टेशन है, इस तरह प्लान चलेगा और ये रिस्क हम ऑलरेडी देख रहे हैं जिसको मैनेज करना भी हमें जॉइंटली एक तरह से मैनेज करना है। तो ये आई थिंक काफी अच्छी आपने हमें बताया। और उसके बाद फिर दोबारा से बजट रिव्यू करना, वो जो स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजर्स मिस कर लेते हैं कि अब आप यू आर अ मच मोर इन्फॉर्म्ड पोजीशन वर्सेस एट द बिगनिंग, तो दिस इज अ गुड टाइम कि अब आप काम करने जा रहे हैं तो फिर से एक दफा देख लें ताकि काम के दौरान फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके अलावा आपने फिर एस्केलेशन एंड कम्युनिकेशन का प्लान बनाने का हमसे शेयर किया कि डोंट लीव इट इन योर मेमोरी,
कि आपको याद रहेगा। Yeah. बेहतर है कि एक Mhm. चेकलिस्ट या व्हाटएवर वर्क्स फॉर एनीबॉडी, लेकिन एक तरीका हो जिसको आप फॉलो कर सकें, कब सीनियर मैनेजमेंट स्पॉन्सर को जाना है, कब जो है अपनी अदर स्टेक होल्डर्स को अपडेट करना है, वो आपने मेंशन की। और आई थिंक पर चेंज मैनेजमेंट का एलिमेंट आपने और डिस्कस किया कि मैंने भी क्वेश्चन पूछा आपसे, तो उसी को मिला के एक तरह से समरी कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर भी थोड़ा रूम हो कि ऐसा भी ना हो कि इतना बफर बिल्ड कर लिया कि इन्फ्लेट हो गया आपका प्रोजेक्ट, लेकिन Mhm. ऐसा भी ना हो कि आपने कुछ भी कंटीजेंसी नहीं रखी और Mhm. ऐसे सिचुएशन में आ गए कि जब जरूरत पड़े। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अग्रीइंग द कॉस्ट, इट्स ऑल्सो अबाउट कि जब चेंज आएगा तो किस तरह अप्रूव होगा, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। और अनसर्टेनिटी को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन Right. आपके Completely. इंडस्ट्री के अंदर वाटरफॉल के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि थोड़ी एजिलिटी और अनसर्टेनिटी के Yeah. साथ जो है वो प्रोडक्ट डेवलप किया जाए। तो बहुत अच्छा सेशन रहा नफीस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एक बात जो मैंने नोट की, जो मैंने आखिर के लिए रखी हुई थी रिमाइंड करने के लिए, हमें भी आई गेस और सबके लिए, कि एंड इज बिजनेस वैल्यू, कि रिगार्डलेस Yes. ऑफ किस तरह से ये जर्नी चलती है, लेकिन अगर वो बिजनेस वैल्यू Completely. डिलीवर नहीं कर रही तो प्रोजेक्ट Yeah. मैनेजर्स का कोई Yeah. वो नहीं Project है। managers try to see how the project is successful by the budget or the time, but it's actually by the business value. If the customer is not getting the business value, then it's a failure. It doesn't matter how एग्जैक्टली, timely you have done it. एग्जैक्टली, कोई उसका फायदा नहीं। तो इसके साथ जो है मैं अपनी ऑडियंस से अब मुखातिब हूँ कि आप हमारे साथ एंगेज कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आई थिंक हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी भी बिल्ड होती जा रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, जिसको मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटोपिया कहता हूँ, तो वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। पब्लिक ग्रुप है, मैं सिर्फ थोड़ा सा मॉडरेट कर लेता हूँ कि वी गेट द राइट पीपल इन, but otherwise it's a public group. We want Pakistani professionals, project management professionals to come together for networking, for advice, from learning from each other, coaching, mentoring, different levels of experience हमारे पास मौजूद है, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। उसके अलावा इस सीरीज़ को होपफुली आप एंजॉय कर रहे हो, और प्लीज़ हमें फीडबैक दें। मेरे लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से ही लर्निंग हो रही होती है, ताकि हम इसको इवॉल्व कर सकें और लोगों के साथ भी शेयर करें। और इंशाल्लाह फिर अगली एपिसोड में मैं दोबारा से एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ मौजूद हूँगा। नफीस साहब का एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। Yeah,